आज का ये पॉडकास्ट आपको ले जाएगा जंगलों की गहराइयों में, नदियों की लहरों के साथ और उन जीवों के करीब जिनकी आवाजें अक्सर हमारी दुनिया में गुम हो जाती हैं। ये पॉडकास्ट सिर्फ पर्यावरण की बातें नहीं करेगा, ये उनकी कहानी सुनेगा, उनकी कहानी जो बोल नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। और आज के इस सफर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो अपना जीवन बेजुबानों को न्यौछावर कर चुका है। अगर मैं काउंट में भी थोड़ा आपको बयां कर पाऊं तो तकरीबन जिन जानवरों से हम भयभीत होते हैं, जिनसे हम डरते हैं, जिनके बारे में बात नहीं करते और सामने देखकर उनको अचानक से चौंक जाते हैं, ऐसे ही 12,000 सांपों को, 2700 मॉनिटर लिजर्ड्स को, 300 नील गाय को, 300 मोर, 10 तेंदुए और 5 हाइना को रेस्क्यू कर चुके हैं। जी हाँ, और आज भी इनका एक ही उद्देश्य है कि इन जीवों की जो है जान बचाए और इस जो गुड कॉज कर रहे हैं ये, और इसको ये निरंतर जारी रखना चाहते हैं। तो इस शख्स का नाम है अनिल गंडास। बहुत लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, बट आज जो है रूबरू होंगे हम आपके साथ और बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे वाइल्ड लाइफ को लेकर, सांपों को लेकर, जानवरों को लेकर, क्या सोच है उनकी। तो आइए करते हैं आज के इस सफर की शुरुआत। खेतों में जब अकेले होते थे तो कोई सांप दिख जाता था, उसको ये लगता था कि भाई इसको खतरा होगा, लोग मारेंगे, तो उसको पकड़कर, उस टाइम ये भी नहीं पता था कि ये जहरीला है भी या नहीं। तो एशिया का सबसे खतरनाक कॉमन क्रैच सांप, वो बहुत ही डेंजरस सांप है, रात को सक्रिय होता है। वो हमारे सामने ही पहुंचने से पहले एक बड़े कुत्ते को खा गया था, सांप पेट के अंदर ही था उसके, जो वो ऐसे ही करता था, हम घोट कर मारता है तो उसको निगल जाता है। कभी भी किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सांप तो जहर छोड़ सकता है, चूस तो सकता ही नहीं। आप किसी भी सांप को दूध पिला दो, वो 15-20 मिनट में मर जाएगा। बिल्कुल गलत है, वो सांप जो है सुनता ही नहीं, बीन की आवाज उसको सुनाई नहीं देती। अनिल गंडास जी के बारे में तकरीबन जो हमारे पास आंकड़े पुराने जो थे कि 12,000 सांप, 300 मोर, 10 तेंदुआ, 5 लकड़बग्गे हाइना जो है उनको पकड़ चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं। तो अनिल गंडास जी अभी हमारे साथ मौजूद है और ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ ऐसे फैक्ट्स है या हम कहीं मिथ है वो भी आज हटेंगे, जो हम सोचते आए हैं, जो बातें पहले चलती आई हैं सांपों के बारे में लेकर। क्या सभी सांप जो है बहुत खतरनाक होते हैं, जहर होता है उनमें? कौन से सांप है जो एशिया में है, कौन से बाहर होते हैं? तो ये सब कुछ जानेंगे। वेलकम अनिल गंडास जी हमारे शो में। धन्यवाद। अनिल जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आपको शौक कैसे लग गया कि आपको वाइल्ड लाइफ की ओर जो है वो रुख करना चाहिए? मैं जब बचपन से ही मेरे को इस चीज का बहुत शौक रहा था। खेतों में पिताजी के साथ काम करते थे तो जंगली जानवरों से आमना सामना हो जाया करता। कभी सांप दिख रहा है, कभी नेवला दिख रहा है, इस तरह के, तो लोग उनको मारा करते हैं। तो मेरे को लगा कि पता नहीं लोग बिना वजह इनको क्यों मारते हैं, किसी को नुकसान तो पहुंचा नहीं रही। जी। तो कई बार मन में ख्याल आता था कि इनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन तब छोटे ज्यादा थे और साधन भी हमारे पास नहीं थे। लेकिन मन में ये प्रेरणा बन गई थी कि भाई कभी न कभी जब हम सक्षम होंगे तो इनको बचाएंगे, तो इनके लिए कुछ करेंगे। बस ये गॉड गिफ्ट ही मानता हूँ मैं, तो भगवान ने शायद उन्होंने ये काम मेरे से कराना था, इसलिए मैं लगे हुआ हूँ और निरंतर थकता नहीं, रात दिन जब भी जी करता है, जब भी कॉल आती है, जब भी इस काम के लिए तैयार रहता हूँ। सबसे पहले सांप की बात करें, क्योंकि जो सांप का रिकॉर्ड है वो काफी बड़ा है जी, तो सबसे पहला सांप आपने कब पकड़ा था? मैंने खेत में काम करते वक्त, जब पिताजी थे हमारे, मैंने बताया ना गाँव में कुआं होता था जी, तो उसमें हम खेतों में जो सिंचाई करते थे उसके अंदर कई बार सांप वगैरह गिर जाया करते, क्योंकि वो कुएं थोड़ी जर्जर हालत में थे, टूटे हुए होते थे, तो उन पर किनारा होता नहीं था। तो जब हम उनको निकालते तो गांव में हम ये देखते भाई सांप को कौन निकालेगा। जी। हर गांव में मारने वाले तो होते थे लेकिन बचाने वाला कोई नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन हो जाया करता कि फलाना आदमी सांप को मार देगा, उसको बुला लो। तो कई बार आते थे उनके साथ, देखते कि भाई इसने पता नहीं क्या कमाल करे है कि बेचारे को
अंदर घुसकर एक डंडे से उसको मार दिया। कोई सांप तो बेसहारा ही होता है, उसको कोई हाथ पैर या इस तरह की कोई चीजें तो होती नहीं। तो तभी खेतों में जब अकेले होते थे तो कोई सांप दिख जाता था, उसको ये लगता था कि भाई इसको खतरा होगा, लोग मारेंगे, तो उसको पकड़कर, उस टाइम ये भी नहीं पता था कि ये जहरीला है भी या नहीं, खतरा ही था उस टाइम। तो उसको कई बार बचाया हमने, दूर छोड़ा कि भाई यहाँ से भाग जाएगा तो लोग इसको मारेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये काफी पुरानी बात है, मेरे भी याद नहीं कितना साल हो गया होगा इस बात को, लेकिन काफी सारा 20 साल से तो मैं कंटिन्यू इस काम को कर ही रहा हूँ। तो कुछ इसके बारे में आपने पढ़ाई की है, स्टडी की है, या कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है इसके बारे में? ट्रेनिंग WII में ली है मैंने 2 बार, और AWBI की ट्रेनिंग की है, और पढ़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सांपों की ID और जीव जंतु की पहचान इस काम में सबसे पहला काम है। अगर आपको सांप की पहचान नहीं होगी, आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सांप कौन सी प्रजाति का है, जहरीला है या नहीं है, तो खतरे का काम हो जाता है। तो निरंतर किताबें हैं मेरे पास, और TV पर भी और गूगल से भी जानकारी लेता रहता हूँ। आपने यहाँ पर कहा कि आप ये चेक करते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं, बट मैक्सिमम लोगों के दिमाग में तो यही बात होती है कि सांप जहरीला ही होता है। हर आम आदमी जो भी होगा ना, जिस घर में सांप आएगा उसको पहचान तो होती नहीं। जी। उसका कारण ये है कि ना तो हमने आज तक सांपों के बारे में पढ़ा है, ना हमारी किताबों में, ना कोई सब्जेक्ट होता है। तो मैं तो कई बार लोगों से ये भी कहता हूँ, सरकार से भी अनुरोध किया है कि हमारे ये विषय डाले जाए पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप अगर घर में सांप आ जाए तो उसके बारे में हमें पहचान होनी बहुत जरूरी है जी। क्योंकि आधा काम तो आपको वहीं खत्म हो जाएगा, अगर सांप जहरीला नहीं है तो आप वैसे बेफिक्र हो जाओगे। लेकिन आम आदमी को पता ही नहीं होता, वो तो पैनिक होगा ही, उसको पता ही नहीं है कि इसमें जहर है या नहीं है। और फिर ऐसी धारणाएं फैलाई गई हैं हमारे यहाँ पर कि सारे सांप तो जहरीले ही होते हैं लगभग जी। तकरीबन कितनी प्रजातियां हैं सांपों की? हमारे पूरी दुनिया में 2700 किस्म की प्रजातियां हैं। 2700? तो उसको आप कैसे जज कर पाते हैं? और हमारे देश में 600 650 करीब है भारत में। अच्छा, तो बाकी जो है वो इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है? 2100 पूरे वर्ल्ड की 2700, इंडिया में 650 करीब, और अपने NCR में यहाँ अब तक मैं 28 किस्म के सांप पकड़े चुके हूँ, अलग अलग प्रजातियां। सबसे खतरनाक सांप इंडिया का कौन सा है? हम तो जितने भी रेस्क्यू किए हैं उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक मैं तो ये मानता हूँ कि एशिया का सबसे खतरनाक कॉमन क्रैथ सांप होता है। कॉमन क्रैथ जी, वो बहुत ही डेंजरस सांप है, रात को सक्रिय होता है, और उसका जो काटने का तरीका है वो आप ये नहीं है कि हम कई बार लोगों को समझाते हैं वो घर में गंदगियां या चूहे मत पड़े जी जी, लेकिन वो तो साफ जगह आ जाता है, आपके अलमारी में घुस सकता है, आपके बेड पे चढ़ जाएगा रात को, और जहां पर सफाई होगी वहीं ज्यादा मिलता है वो। मैंने कई बार बेड से उसका रेस्क्यू किया है गुड़गांव NCR में। तो मतलब ये कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हम कहे कि गंदगी है तो ही सांप नहीं, वो साफ जगह ही जाता है, और काटने के बाद ये भी नहीं पता लगेगा आपको मच्छर ने काटा है या सांप ने काटा है। सोते वक्त आदमी ऐसे करेगा और सो जाएगा और सुबह मरे हुए पाएगा। मैंने लोगों को समझाया है, बचाया भी उनको बताकर, अस्पताल पहुंचाकर। कई लोग हम साल में बचा पाते हैं इसमें, लेकिन वो अगर वो मान जाए तो जानकारी आप टाइम पे दे देते हो तो, वरना तो लोग 100% मरेंगे ही मरेंगे। उसको काट लेगा तो आधे घंटे में ही मर सकता है, और 6 घंटे भी लग सकते हैं। उसका रिएक्शन टाइम पता नहीं कैसा है, कुछ लोगों पर तो जब ये असर शुरू कर देगा, कुछ लोगों पर अगले दिन शुरू करेगा। तो मतलब ये आप फंस गए हो, अगर आपको काट गया तो 99% आपकी जान का जोखिम हो जाता है, इतना खतरनाक है। हमने बहुत बड़े बड़े सांपों के बारे में जो है नॉर्मल हम मूवीज देखते हैं, या कुछ भी एनाकोंडा हो गया, अजगर हो गया, तो ये भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं? एनाकोंडा हमारे यहाँ नहीं मिलता, वो ब्राजील और अमेज़न की तरफ ही मिलता है। हमारे यहाँ इंडियन रॉक पाइथन मिलता है। रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, ये जैसे हिंदी में बोलो भारतीय चट्टानी अजगर, ये पहाड़ी एरिया को पसंद करता है। अच्छा। और जहरीला नहीं होता बिल्कुल, ये दम घोटकर अपना शिकार को मारता है। काफी बड़ा हो जाता है, 17-18 फीट तक हमने एक होटल से पकड़ा था, 17 फीट का था, हमने नापा था, और 70-75 किलो वजन था उसमें। वो हमारे सामने ही पहुंचने से पहले एक बड़े कुत्ते को खा गया था साबुत, वो पेट के अंदर ही था उसके, जब हमने पकड़ा उसको। पूरा कुत्ता। हिरण को भी खा सकता है वो, अगर मीडियम साइज हिरण मिल जाए उसको सीधे ले जाएगा, पूरा सीधा ही ले जाता है, खा जाता है जी। हाँ, वो ऐसे ही करता है, दम घोट कर मारता है, फिर उसको निकल जाता है, और शांत हो गए 1-2 महीने के लिए एकांत में चले जाएगा। वो धीरे धीरे उसको हजम करेगा, खत्म करेगा, लेकिन उसमें भी जहर नहीं होता।
उसमें भी जहर नहीं हाँ, होता? अजगर में जहर नहीं होता वो बल्कि हम कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है। और पर उसका तरीका शिकार करने का अलग है ना। जैसे स्नेक होते हैं, ये तो बाइट करके जहर आप में इंजेक्ट कर देंगे, आप जी जी। मर जाओगे। लेकिन वो दम घोट कर अपनी मांसपेशियों से कुचल कर उसका सांस रोक कर मार शिकार करता है। हमने वैसे जो कुछ हम कहें कि भ्रांतियां भी सुनी हुई हैं सांपों को लेकर के, एक तो सारे सांप जहरीले होते हैं, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दूसरी बात हम करें कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन भी हो जाती है कि नहीं सांप आ गया तो ये काटेगा ही काटेगा हमें, और घर में जो है वो काफी सिचुएशन वैसी हो जाती है। तो उस केस में क्या सिस्टम रहता है? देखिए, जब सांप आपके घर में घुसेगा तो आपको काटने के लिए कोई इंसान सांप का प्राकृतिक भोजन नहीं है। अच्छा। वो तो चूहे, छिपकलियां, कॉकरोच आपके घर में कोई उसको सेंस हो जाती है कि इस घर के अंदर चूहे ज्यादा हैं। अच्छा। उसको सूंघने की काबिलियत है, इंसानों से कई गुना ज्यादा वो सूंघ लेता है, अपने भोजन का पीछा कर लेता है। जी जी। तो वो तो उसका तो यही है कि भाई अंधेरी जगह मेरे को मिल जाए छुपने के लिए, और खाने के लिए चूहे आदि मिल जाए। तो इंसानों से उसका लेना देना नहीं है। लेकिन जब इंसान का सांप का टकराव हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, या बहुत कम दूरी रह जाती है, इसको लगता है कि मेरे को इससे खतरा है, जी जी, तब आप पे हमला करेगा वो। अब उस वक्त ये देखना जरूरी है कि वो सांप जहरीला है या बगैर जहरीला है। जी जी। तो सारे सांप, जो भी सांप होगा वो आपको काटेगा जरूर। उनकी मतलब ये आदत है कुदरती है, क्योंकि वो अपने बचाव में, अपनी रक्षा करने के लिए आप पे प्रहार करेगा, वो आपसे डरेगा। तो उस चक्कर में हम बस यही है कि भाई अगर घर के अंदर सांप दिख जाए तो थोड़ा दूरी रहकर, कोई हमें पता तो होता नहीं कौन सा क्या करना है, क्या करना है। तो किसी विशेषज्ञ का नंबर हो, या पर्यावरण विभाग, अपने वाइल्ड लाइफ महकमे से जो भी आपके पास साधन हो उससे सूचित करें। उसको छेड़े नहीं, उसको शांत रहने दें, उस पर नजर रखें और उसको बुलाएं, वो ही उसको पकड़ेगा। दूसरी भ्रांति ये होती है कि जैसे ही कोई सांप काट जाता है तो फटाफट से लोग क्या है वो बांध देते हैं, क्या वो सही है? नहीं, गलत है। ज्यादा टाइट बांधना, कोई मैंने भी काफी सारे बड़े बड़े विशेषज्ञों से बात करी है, हम भी सलाह लेते रहते हैं। जी जी। तो उनका कहना ये है कि भाई जब सांप आपको बाइट कर ले और आपको ये कंफर्म हो जाए कि जहरीला है, तो आप मरीज को सीधा जमीन पर लेटा दे, उसको हिलने डुलने ना दे, उसको शांत रखो, उसका मोटिवेशन करते रहो, और अपने गाड़ी या एम्बुलेंस की तैयारी करें अस्पताल में ले जाने के लिए। तब तक उसको बिल्कुल हल्के उस कपड़े को बांधना चाहिए ताकि ज्यादा खिंचाव ना हो, और उसको शांत रखेंगे और उससे उसको सोने नहीं देंगे। क्योंकि अगर कोई जहरीला सांप आपको काटता है तो आपको थोड़ा नशा सा होने लग जाएगा, और आप नींद में प्रयास, मतलब जहर का असर होगा, नींद में जाएगा। तो उससे बातें करते रहें, उसका अच्छा। हाँ, और रास्ते में भी अगर ले जा रहे हैं तो उससे बात करते रहें, उसको मतलब उसका ध्यान बढ़ाते रहें, उस तरफ ध्यान दें। तो ये बाकी तो काम सारा एंटीवेनम वगैरह और डॉक्टर नहीं करना है। कभी भी किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं ले जाना चाहिए। उनको किसी चीज का नहीं पता हुआ है। मैं हर साल इसी समझाने की वजह से लगभग 20 इंसानों की जान हो जाता हूँ। ये मतलब कन्फर्म है, 20 तो मैं कम ही बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है। तो मेरा यही कहना होता है, जब किसी का फोन मेरे पास आता है कि भाई साहब मम्मी को सांप ने काट लिया है, मैं से कहता हूँ भाई सांप का फोटो लिया हो या कोई जानकारी लिए, तो फोटो तो ले ही लेते हैं आजकल मोबाइल से। कोई मार भी देता है तो भी फोटो ले लेता है। तो मेरे पास फोटो भेजता है, मैं पहचान कर लेता हूँ, मेरे को पता लग जाता है जहरीला है। तो फिर उसको अस्पताल भेजने की तैयारियों में, अगर वो उनके पास साधन नहीं है तो हम अपनी गाड़ी भेजकर भी उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बच जाता है, अगर आधे एक घंटे में इलाज हो जाता है। तो मेरा तो यही सुझाव है, कोई सांप अगर काट लेता है तो किसी झाड़ फूक या किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, उसको सीधा हॉस्पिटल में ले जाए। 100% वो आदमी बच सकता है। वो फिल्मों ने कुछ ज्यादा हम कहे कि थोड़ा सा दिमाग खराब भी, या फिर हम कहे कि कुछ ऐसी फिल्मी चीजें होती है जो लोगों के दिमाग में होती है। तो कुछ मूवीज में ऐसा भी दिखाया गया कि जो सांप काटता है उसी का ही जो है बाद में जहर उसी को चूसना होता है, तभी बंदा जो है वो जिंदा रह सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सांप तो जहर छोड़ सकता है, चूस तो सकता ही नहीं। अच्छा। और एक कहानी और है, वही उसको दूध बहुत पिलाते हैं। दूध पिलाते। सांप के अंदर वे एंजाइम होते ही नहीं जो दूध को हजम कर ले। आप किसी भी सांप को दूध पिला दो, 15-20 मिनट में मर जाएगा। ये नरा नरी बिल्कुल झूठी और बकवास बातें हैं। दूध नहीं पीता है, नहीं पी सकता। दूध पी लेगा, हजम ही नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा सांप। ये तो कहावत भी कहते हैं कि सांप को दूध पिला रहे हैं। सब कहावतें मैंने बताई ना, सब झूठी है, कहानियां हैं।
और एक और है फिल्मों में जो आता है कि बीन बजा रहे हैं और सांप जो है वो आ जाएगा। पहले करते थे कि मूवी में भी बीन की आवाज आई तो उसको कम कर देते थे कि भाई इससे सांप ना आ जाए, सांप ना निकल आए। बिल्कुल गलत है, वो सांप जो है सुनता ही नहीं है, बीन की आवाज उसको सुनाई नहीं देती। सांप सिर्फ जो हम हिलाते हैं ना बीन को ऐसे, जी, उस पर प्रतिक्रिया देता है। अच्छा, सांप जो काम हम मतलब सूंघने का या सोचने समझने का, सब जीभ बार बार जीभ निकालता है, देखिए जी, वो सेंस अपनी जीभ से करता है। जीभ उसको वातावरण को सोख कर वो अपने दिमाग में देगा, दिमाग उसका विश्लेषण करेगा, भाई अब मैंने खतरा है आगे, या मेरे को आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। तो सांप जो है सारा काम अपनी जीभ से करेगा टोटली। मतलब ये बिल्कुल मिथ है कि बिल्कुल वो ना तो सुनता ही नहीं है, उसको तो बीन चाहे जितनी मर्जी बजाए जाओ, जमीन की हलचल से, कंपन से वो पता लगाता है कि कोई ज्यादा आवाज मेरे पास आ रही है, कोई आदमी मेरी तरफ आ रहा है, उससे अंदाजा लगाता है। ये सारी निरानरी झूठी बात है, 100% में इसका पूरी जवाबदारी से जवाब दे रहे हैं। और जो सपेरे हैं इनका बड़ा वो रोल रहता था पहले टाइम में। अगर हम बात करेंगे सांप पकड़ना है तो जी सपेरों को बुला लो। सपेरे पहले क्या था कि ये जागरूकता का अभाव था, रेस्क्यूअर नहीं होते थे, वाइल्ड लाइफ महकमा भी नहीं पकड़ता था, कोई जानकारियां थी नहीं, पढ़ाया लिखाया तो हमें किसी ने इनके बारे में है ही नहीं ना, हमें जानकारियां हैं। भाई कुछ लोग हैं जिनको शौक था कि भाई हम इनके बारे में जाने, मेरे जैसे जो एक थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम करने लग गए, तो इन चीजों का हमें भी तभी पता लगा कि सारी चीजें गलत हैं जो इनके बारे में बताई जाए। सपेलों ने क्या करा कि भाई उनको रोजगार से जोड़ लिया इस काम को। अच्छा, अब भाई पहले क्या था, अनाज वगैरह गेहूं पैसे वैसे लोगों के पास थे नहीं, भाई हमारे घर में कोई सांप या मॉनिटर लिजार्ड निकले तो मैं यही सोचूंगा, लोगों से पूछूंगा कि भाई इसको कौन पकड़ेगा। तो वे एक कबीला टाइप का बना हुआ था, वे इस काम को करते थे। तो वे सांप को पकड़ने आते थे, आप उसके बदले में फीस के तौर पे आप अनाज दे देते थे उसको, और वे उस सांप को कहाँ ले जाएंगे या मॉनिटर लिजर्ड को कहाँ उसको रखेंगे, ये किसी को कोई सिरदर्दी नहीं थी। 90% वे लोग उसको मार कर खाते थे और उसी खाल को बेच दिया करते थे। सरकार ने 82 के बाद नया एक्ट वाइल्ड लाइफ बनाया, तो उसमें प्रतिबंध लगा दिए, कोई सांप को रखेगा नहीं, कोई मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ेगा नहीं, ये सब शेड्यूल 1 में आ गए और उनसे इनके अधिकार छीन लिए। पहले देखा नहीं करते, भालू वालू वो लोग नचाते थे, जी। और सपिल्ले, सांप, बंदर, आज हर चीज पे सरकार ने बैन लगा रखा है। एक आध कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है जी। तो सपिल्लों को उनके रोजगार, पढ़ाई लिखाई की तरफ भेजा गया कि आप इस काम को बंद करो। सरकार ने एक एक्ट में इसको बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया। आप सपिल्लों को कोई अधिकार नहीं है कि इन सांपों को पकड़ सके या रख सके, बिल्कुल। आपको काटा है कभी किसी सांप ने? 12,000 जो हमारे पास पहला आंकड़ा था, अभी तकरीबन कितने हो गए होंगे? पहले अब तो ज्यादा हुए, मैंने आंकड़ा बायोडाटा काफी पहले बनवाया था। अब तो मैं जैसे आप बता रहे हो 21 12 लेपर्ड, मैं तो 21-22 से ऊपर चले गया हूँ। और अच्छा, सांप तो 15,000 16,000 से ज्यादा ही हो गए होंगे। मैं एक साल में लगभग 1200 सांपों को पकड़ लेता हूँ। एक साल में? एक सीजन में। एक सीजन में? हाँ जी। अब तो मेरे पास अपडेट, इनका भी सीजन होता है? हाँ, जैसे ये मई से लगा लो या जून से लगा लो, बारिश जब नमी आती है जमीन में, और ये अक्टूबर तक ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होता है रेप्टाइल जितना भी है जी। सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनको जितना भी खाना पीना है, बच्चे पैदा करने हैं, ये गर्मियों में करने पड़े। जितनी ज्यादा गर्मी होगी इनके लिए बढ़िया मौसम है, वो नमी जितनी होगी उतनी अच्छा है इनके लिए। तो ये 4-5 महीनों में ही अपना खाना पीना पूरे साल का, बच्चे पैदा करना सभी इन्हीं दिनों में करना पड़ता है इनको। तो इस टाइम बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। आपको काटा है कभी सांप ने? हाँ, स्पेक्टिकल कोबरा ने काटे हैं। रेड स्नेक तो मेरे को काटते ही रहते हैं हफ्ते 10 दिन में, उदासी पड़ेगी में ज्यादा कुछ। बॉडी हैप्चुअल हो गई आपकी? नहीं, उसमें जहर नहीं होता रेड स्नेक, मेरे को पता होता है कि भाई इसमें जहर तो होता नहीं जी। तो थोड़ी लापरवाही मैं भी कर लेता हूँ लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, भाई ये सांप जो है इस तरह का, ये काटता नहीं है, जहरीला नहीं होता। तो वो लापरवाही करेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत तो काट ही लेता है कभी। मतलब लेकिन आपको एक ने काटा तो आप बच गए? बच गया। मेरे को स्पेक्टिकल कोबरा ने काटा था, मैं डिस्ट्री में रहा था, मैं काफी एंटीवेनम लगे थे, लेकिन बच गया। शायद भगवान ने भी और जीवों की जान बचवानी थी, इसलिए मेरे को बचा लिया। हरियाणा में अगर हम बात करें तो कितने ऐसे रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं जो तकरीबन, क्योंकि आपका तो हम लगातार सुनते हैं कि और वीडियो के माध्यम से भी देखते हैं कि आज भी पकड़ा, कल भी पकड़ा, डेली में है जो 12-12 13-13 जो है वो आ रहे हैं रिकॉर्ड में। तो ऐसे और भी ऑफिसर्स हैं या
किस तरीके से सिस्टम? अब देखिए वाइल्ड लाइफ महकमा तो इस काम में लगी रहा है सारे। अब तो हर जिले में टीमें हैं, एक दो ऑफिसरों की ड्यूटियां लगा दी सरकार ने। और जो मेरी तरह एनजीओ हैं वे भी काफी सक्रिय हैं। अब तो 4-5 तो जिले मेरे ही लग रहे हैं, रेवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है और 2-3 जिलों में है। नोएडा का एक लड़का काम कर रहा है, वो मेरे से सीख के गया था। अपने करनाल में एक सतीश जी हैं। तो काफी सारे अब तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग मारना बहुत कम कर दिया है, मैंने देखा कर। एक खास तौर पर इन जो रेस्क्यूअर है इनकी वजह से ही हो पाया है। काफी जागरूकता लोगों में फैली है, उनको बताया गया है। हालांकि ये सरकार इसका परमिट जारी करती है। जैसे मेरे पास सरकारी परमिट है, मेरे को ये सरकार ने इसीलिए दे रखे है कि भाई आप इसको हमारी तरफ से जिस तरह अधिकारी ऑथराइज हुआ उनकी तरफ से, लेकिन हर एक के पास नहीं होता। लेकिन फिर भी सरकार भी सोचती है कि चलो कुछ बचाए रहा है, उसमें थोड़ा अगर लोगों में जागरूकता आ रही है तो इसमें अब सरकार भी सोचने लगी है धीरे धीरे करके। जो जिले की टीमें होती है उनमें हथियार भी आते रहते हैं काफी सारे। पहले तो इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, अब जागृति काफी फैल रही है, अब तो पकड़ रहे हैं, काफी जिलों में हो गए हैं अब तो लगभग। सांपों को लेकर जो है ये बात भी हम कहते हैं कि मेडिसिन में इनका जहर जो है वो यूज होता है और साथ ही साथ जो है ड्रग्स वगैरह में भी यूज होता है। और जैसे ही कोई मतलब थोड़ा रेस्क्यू करने लग जाते हैं, जैसे हमने सपेरों की बात करी, तो तस्करी की बातें आती हैं कि आप तस्करी करने लग गए। बीच में काफी स्टार्स के ऊपर भी इसी तरीके के एलिगेशन लगे। आपके ऊपर ऐसे कभी नहीं हुआ कि आपको भी कहा हो कि नहीं भाई ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये शायद तस्करी कर रहे हैं? क्या होता है, लोग हमारे देश में हर चीज लालच से जोड़ लेते हैं। जी जी। अब वही एक हष्ट-पुष्ट आदमी है, घर के काम नहीं करता, कहीं नौकरी नहीं करता, कोई व्यापार नहीं करता, ये इस काम में क्यों लग गया है? क्योंकि लोगों के लिए बिल्कुल जीरो वो है ये काम। जी जी जी। इस चीज कोई मायने नहीं है। लेकिन जो काम कर रहा है उसको तो पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कितना महत्व है। जी जी। मेरे पास भी लोगों को खूब इल्जाम अब भी लगा देते हैं, यार इतना खर्चा आप कहाँ से अफोर्ड करते हो? गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां तोड़ ली, उनमें तेल भी डलता है, आप किसी से पैसे भी नहीं लेते, और तो कुछ गड़बड़ तो है भाई जी। तो कई बार मेरे वो बातें आई लोगों की, यार ये जहर बेचता हो जब तो इतना पैसा कमा रहे हैं। अब लोगों को पता ही नहीं कि वो जहर कैसे निकलता है, किस सांप का निकल रहा है, कहाँ बेचना है। 90% लोगों को तो पता ही नहीं है। और जहर निकालना, जिस सांप की बात कर रहे हैं उस सांप को रखना भी आप पकड़ बंदी अवस्था में रख भी नहीं सकते, वो भी गैर कानूनी है। निकालने का तो पता ही नहीं है कैसे निकालोगे। तो ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। जब भाई कोई कुछ कर रहा है तो उसको रोकने के लिए उसका मोटिवेशन तो करना नहीं है, बजाय उसको हरासमेंट करना है कोई क्यों कर रहा है। तो क्योंकि लोगों के लिए सोचते हैं कोई हर चीज लालच से ही करता है। कोई जैसे कोई मैं काम करूंगा तो सोचता है इसको लालच होगा जब ये कर रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं, लोगों को शौक होते हैं अपने मन को खुश करने के लिए, कुछ समाज के लिए करने के लिए, प्रेरणा बढ़ने के लिए करना पड़ता है। तो लोग तो कहेंगे, लोगों के कहने से तो मैं शायद 20-25 हजार जीवों को बचा ही नहीं पाता अगर लोग कहते, गाँव के घर के ही कहा करते। लेकिन उनकी बात को अनसुना करके इस काम में फैमिली सपोर्ट करती है। कभी वो नहीं कहते कि आप जान जोखिम में डालते हो दूसरों के लिए, जो आपको इस तरीके से बोलते हैं कि आप सही नहीं कर रहे हो, आप तो जहर बेच रहे हो? शुरू में थोड़ा दिक्कत था, माँ बाप तो करते ही हैं जी कि यार खतरे काम कर रहा है, कहीं कुछ हो जाए ना। लेकिन धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई, फिर हौसला बढ़ाने लगे। मैडम हमारी बीवी हैं, वे भी मदद कर रही हैं अब तो। खैर पहले वे भी कहा करती भाई कुछ हो जाएगा, आपको को तनख्वाह थोड़ी मिल रही है, आप क्यों इस काम में लगे रहे हो, बच्चे भी हैं। और देखो खतरा तो इस काम में बहुत भारी होता ही है, क्योंकि जब तक हम कर रहे हैं तब तक तो सब हौसला बढ़ा देंगे या कह देंगे, लेकिन कुछ हो गया तो सोचेंगे यार क्या जरूरत थी इसको करने की। जी। सरकार आप करती, सरकारी टीम में तो है तो सही, क्यों काम होगा। लेकिन ये है कि बस एक जुनून होता है भाई जो भी हो तो करना है, बस करेंगे। आपके पास डेली कितने कॉल आते हैं लोगों? और वैसे हम जिस सीजन की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस सीजन में होते हैं और उसी सीजन के दौरान ही है हम, कितने कॉल आते हैं दिन में? देखिए पूरे एनसीआर में लगभग हर गांव में मेरा नंबर है। अच्छा। हर आदमी यानी घर छोड़ के घर के पास पा जाएगा मेरा नंबर। टाइम बहुत लंबा हो गया जी। तो मेरे पास जब बिल्कुल सर्दी होती है ना जी, जब भी 20 कॉल तो महीने की मतलब कन्फर्म होती है, 20 जीव तो बचाने ही बचाने हैं। और कॉल तो जैसे आज 20 आई हैं तो उनमें हम 10 का रेस्क्यू कर पाएंगे, कुछ पहुंचेंगे और निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, नजर नहीं रख पाए। तो 20-25 फोन डेली के ये कॉल होती हैं। आज आप इस पॉडकास्ट पे आ रहे थे और थोड़ा आपने कहा कि मैं लेट हो जाऊंगा, कुछ काम आ गया। हाँ जी हाँ जी। और रास्ते में कॉल आ गए कि वो मैडम थी या वो
पति देव उनके घर पे थे नहीं जी। उनका फोन आया कि जी हमारे घर में बहुत बड़ा सांप घुसा हुआ है जी। तो मैं एक हंसी की बात है यार दोस्तों में शेयर किया करूँ हमेशा, भाई जब मेरे पास कॉल आती है तो लोगों को जल्दी बुलाने का एक तरीका ईजाद कर रखा है। अगर यार घर में महिला है और बच्चे हैं और सांप बहुत बड़ा है और बच्चे बहुत छोटे हैं जी। तो मैं जब उस घर में जाता हूँ तो सांप तो छोटा सा मिलेगा इतना और बच्चे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे तो वो महिला कहने लगी भाई हमारे यहाँ जल्दी आ जाओ मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। तो मैं जाना ही था, फिर महिला कह रही है तो वही घबराहट तो मेरी हो जाती है। बच्चे हैं कहीं एक्चुअल में कोई चोट फेट कर देना, और महिला हाइपर भी ज्यादा हो जाती है बच्चों की पड़ती देख के। तो काफी बड़ा सांप था, 4-5 फीट का था, रेड स्नेक था। मैं अभी पकड़ के लिया, गाड़ी में ही रखे हैं अभी। गाड़ी में ही है? सीधा आपके ऑफिस में आ गया मैं उसको, वो बाद में रिलीज करेंगे उसको। तो ये सारे फिर आप जो है छोड़कर आते हैं? जी हाँ, इनको हम जैसा जिस सांप का हैबिटेट होता है ना, जिस तरह का वातावरण होता है, जहाँ कुछ सांप नमी वाली जगह पर रहते हैं, कुछ नदियों के किनारे रहते हैं, कुछ पथरीली जमीन पर रहते हैं, कुछ रेतली जमीन पर रहते हैं, उसी हिसाब से हमें जानकारी होती है, हम उसी हैबिटेट में उसको रिलीज कर देते हैं। चलिए, सांपों की बातें तो बहुत होगी, अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। मॉनिटर लिजर्ड, जो सबसे बड़ी लिजर्ड होती है, वो कितने फीट की होती है? हमारे यहाँ एक मॉनिटर लिजर्ड मिलती है, इंडियन कॉमन मॉनिटर लिजर्ड होती है। अच्छा। कॉमन होती है, और एक सैंड मॉनिटर होती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। अब तक मेरे ख्याल 4-5 बार ही पकड़ पाया हूँ उसको। अच्छा। तो थोड़ा थार डेजर्ट जैसे अपना राजस्थान में रेतीली जगह पसंद करती है, तो अपने इस तरफ रेवाड़ी की तरफ मिल जाती है कई बार। अपने गुड़गांव के 1-2 गांव हैं, उनमें मैंने उसको पकड़ा है। तो हमारे यहाँ मैंने 5 फीट लंबी मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू किया है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों में भ्रांति है कि भाई ये बहुत जहरीली होती है, काट लेगी तो आदमी तुरंत मर जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। और ये तो अपने जो गार्डन लिजर्ड होता है, अपने जो गिरगिट बोल देते हैं, सेम वही होता है, इससे कोई नुकसान होता है। ये तो सफाई कर्मी है, घर में कई बार चूहे चाहे घुस जाते हैं, कोई दवाई वाई खाने से या किसी कारणवश मर गया तो ये तो उसी खुशबू सूंघकर उसको खा जाती है, सफाई ही करती है हमारे यहाँ, तो उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन लोग सबसे ज्यादा इसी को मारते हैं, तो इसके बारे में गलतफहमियां बहुत फैला रखी हैं। अब भाई ये तो बहुत जहरीली होती है, सांप को एक बार छोड़ देंगे लोग, लेकिन मॉनिटर लिजर्ड को तो मारेंगे। बट जब आप भी पकड़ते हो तो काफी उसकी टेल तो काफी लंबी, पूंछ काफी लंबी होती है, तो वो आप नहीं कभी उससे हर्ट हुए कि मारा हो, कभी कुछ ऐसा पैनिक वो भी कर रही हो? नहीं, हमने तो जैसे उसका पैनिक होती, काट भी लेती, कई बार काफी बार काटे भी है, लेकिन मैंने तो खुद अपने को कटवा कर ही चेक किया है कि भाई ये जहरीली है या नहीं। आप सब कुछ अपने ऊपर क्यों पहले अप्लाई करते हैं कि मैं कटवाऊं उसको और फिर रिएक्शन देखूं? ऐसा है ना, जो पहले तो मैं अपना शक दूर करूंगा ना, अच्छा, दूसरों को जब बताऊंगा कुछ होना होगा तो मेरे होलेगा, ये दूसरों का नुकसान कैसे। एक महिला थी यहाँ अपने खेड़ा खुरमपुर गांव है, तो उन्होंने फोन किया कि भाई हमारे यहाँ मॉनिटर लिजर्ड घर में बाथरूम में घुसी हुई, काफी बड़ी थी जी। तो महिला कहने लगी जी इसमें जहर होता है। मगर नहीं, जब मैंने उसका रेस्क्यू कर लिया तो मगर मैं आपको काट के दिखा सकता हूँ इसको, अगर आपको हो तो महिला एकदम तैयार हो गई। अच्छा। मैंने कहा, मेरे भी दिमाग में आया यार इसे कुछ हो गया तो तू फंसेगा फिर। जी। लेकिन वो महिला बड़ी दिलेर थी, उन्होंने मैंने उसको काट के, और वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा भी मेरे पास। जरूर। तो उसको कटवाया, तो मैं बैग में डाल के, कुछ नहीं हुआ उसके, थोड़ा जैसे भी काटा वाटा। तो मैंने 2 घंटे बाद फिर फोन किया महिला को, मगा जी ठीक हो, आपको दिक्कत, मेरी घबराहट होगी कहीं पेशेंट डर के कुछ हो जाए। बोल नहीं आप बेफिक्र रहो, मैंने अपनी मर्जी से कटवाया है। और मैं भी ये देखना चाहती थी कि भाई वाकई में कुछ काटते हैं, जहर है या नहीं। लोगों ने इतना बुरी तरह फैला रखा है, उस घर से आज तक कॉल ही नहीं आया है। वो आस पड़ोस के घरों में भी लोगों को अब समझा देती है, तो जागरूकता जो है वो ज्यादा। तो आप कह रहे हैं ना कोई आप अपने कटवाते, तो पता तो मेरे को लगेगा तभी तो मैं दूसरों को बता। सांपों का भी करा आपने ऐसा कुछ कभी कटवाया? जहरीले को छोड़कर तो करता ही नहीं जहरीले से तो खतरा ही हो जाएगा जान का। उस एक बार कोबरा ने काटा तो ये रेड वेट स्नेक में हाथ से ही पकड़ लेता हूँ, वो काट लेते हैं सबके आगे कई बार। कोई नॉर्मल आदमी के लिए भी कोई तरीका है कि वो पता कर सके कि भाई ये जो स्नेक है ये? मेरा तो एक फार्मूला है ये अपने एनसीआर में जी। यहाँ जो सांप ब्लैक दिखाई दे जी, वो समझ लो जहरीला है। अच्छा। काला रंग दिख रहा है ना उसमें जी जी, वो जहरीला है। और अदर कलर है कोई तो वो बिल्कुल जहरीला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यतः 4 सांप मिलते हैं जो आदमी को मार सकते हैं। 28 किस्में मैंने पकड़ी हैं आज तक,
उसमें सिर्फ 4 सांप है जो आदमी को मार सकती हैं। उन चारों में से भी 2 प्रजातियां बहुत कम है, रसल वाइपर और शासकेल वाइपर होती है, ये मिलती नहीं है। 2 बच गए। स्पेक्टिकल कोबरा काला होता है बिल्कुल, और कॉमन क्रेत काला होता है। ये आम आदमी इस चीज को भी देख सकता है कि ब्लैक रंग है तो उससे दूर हो जाओ बस। और हाइना को कैसे, हाइना जो है फिर वही बात करूंगी, मूवीज में तो ऐसा खूंखार दिखाया जाता है कि बस अगर किसी के सामने आ गया तो वो बंदा नहीं रहेगा जिंदा। पूरी दुनिया में हाइना की कई प्रजातियां मिलती हैं। अफ्रीकी हाइना है वो बहुत आक्रामक होता है, वो झुंड में शिकार करता है और बड़े बड़े जानवरों को खा जाता है। और उसका शिकार करने का जो तरीका है उसे देखकर अच्छे अच्छे रोंगटे खड़े हो, जिंदा जानवरों को खाने लगे। जो हमारे यहाँ मिलता है स्ट्राइप्ड हाइना बोलते हैं इसको, तो ये रात को ही निकलता है और दिन में छुपा रहेगा। जैसे हम अपने जानवर, कोई घर में पालतू जानवर मर गया, कैटल मर गया, तो उसको गांव के बाहर हम कहीं बस एक जगह ऐसी बना लेते हैं भाई जहाँ पे हो, तो वो उनको रात को खा देता है। सफाई करनी है, उससे कोई इंसानों को खतरा नहीं है, नहीं वो इंसानों को कुछ कहता। कितने रेस्क्यू किए अभी हाइना की बात करें? और 5-6 हमने आज तक करे हैं। अपने यहाँ मंडावर है और सोना की साइड जो अरावली क्षेत्र, इसमें काफी बार दुर्घटना रोड पर मिल गया था, एक बार नूह से उठा के ले आए थे। अपने जो कृष्ण जी हैं वाइल्ड लाइफ सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हमने तो लेपर्ड और जितने भी हाइना ही अरावली के आसपास ही मिलते हैं अपने यहाँ। अच्छा जी। तो ये बीमार अवस्था में मिलते हैं या कहीं पर फंसे हुए? कई बार रोड क्रॉसिंग करते वक्त गाड़ियां टक्कर मार देती हैं, या कोई ऐसा लोग शिकंजा लगा देते हैं घरों, खेती जो फसल होती है उनकी बाढ़ के लिए उसमें फंस जाते हैं कई बार। ऐसा हमने एक बार बाढ़ से फंसे हुए हाइना को भी निकाला था। कोई वो जो क्लच वायर वगैरह लगी होती है बहुत टाइट होती है, तो हमने SOS में फिर उसको उसकी सर्जरी हुई थी और वो 1-2 महीने में ठीक हो गया, वापस जंगल में हमने छोड़ दिया था। तो हाइना से हमारे यहाँ जो नस्ल मिलती है उससे कोई खतरा नहीं है इंसानों को। लेपर्ड जी। तेंदुए की बात करें तो तेंदुआ तो ये फिक्स है कि वो चाहे किसी भी नस्ल का हो वो छोड़ेगा तो नहीं। वो तो ऐसा है, स्नेक का हमने कह दिया, हाइना का भी कह दिया, और बट तेंदुआ तो कोई ऐसी नस्ल है ही नहीं आई थिंक सो कि जो छोड़ेगा। तेंदुए की तो एक ही नस्ल है, वो आमना सामना होने के बाद वो तो हमला करेगा ही करेगा। तो अगर आप उसके क्राइटेरिया में चले गए, उसके क्षेत्र में घुस गए, तो 100% आपका हमला कर देगा। और उसका हमला फिर आदमी के बस के बाहर ही है, वैसे तो फिर या तो मरेगा ही। कितने रेस्क्यू किए अभी तक? मेरे ख्याल से 22-23 रेस्क्यू हो गए। आज भी एक कॉल आई हुई है। अच्छा। हाँ, देखते हैं उसको, और मिलेगा तो मानेसर की एक समस्या बता रहे हैं, वहां दिखाई दिया है। तो बट तेंदुआ तो काफी शातिर होता है, तो उसको रेस्क्यू करना या पकड़ना भी आसान तो नहीं रहता। ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है, उसको बेहोश करना पड़ता है। तो हमारे साथ जो वाइल्ड लाइफ सर्जन होते हैं डॉक्टर, वो उस तेंदुए के आकार प्रकार को देख के अंदाजा लगाएगा कि इसको इतनी डोज दवाई देनी है, उसको बेहोश करना है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। कई बार अभी रिसेंट में गांव में भी घुस गया था, कई लोगों को घायल किया है। उस टाइम कोई पैनिक में होता है ना, या गांव में किसी में घुस गया, घर में घुस गया, तो उस टाइम बहुत घबराया हुआ था, वो डबल खतरनाक हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वही लोग, भीड़ ज्यादा आ जाती है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उस वजह से वो तनाव में आ जाता है। वो जैसे बाहर निकलेगा या काबू से बेकाबू हो जाएगा तो लोगों को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। मंडावर गांव में ऐसे ही एक बार कम से कम 10-12 आदमियों को घायल कर दिया था रेस्क्यू करते वक्त ही। तो भीड़ ज्यादा हो गई और लोग हटे नहीं वहां से, काफी लोगों को घायल कर दिया, लेकिन गांव वालों ने उसको मार भी दिया था हमारे सामने। पुलिस फॉरेस्ट वालों पे हमला कर दिया था। वो तो काफी पहले की बात है, कुछ पे केस दर्ज हो गए थे गांव में काफी सारी। लेकिन लोग थोड़ा सब्र रखें, शांति रखें, जानवर को सही रास्ता दें तो वो अपने आप भी बाहर निकल सकता है। लेकिन हमारी आदत है, हम किसी भी जीव जंतु या जंगली जानवर को देखकर इतना परेशान हो जाते हैं कि जब तक वो लोगों को बुलाना शुरू कर देंगे, जितनी भीड़ इकट्ठी होगी समझ लो वो खतरा इंसानों के लिए बढ़ रहा है, जानवर के लिए तो बढ़ ही रहा है। तो सरकार को भी क्या करना है, जब इंसानों पे खतरा होगा तो फिर निर्णय लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी। बट अरावली तो अब जो है हम कहे कि उसका काफी ज्यादा कम होती जा रही है, तो ऐसे में जो जानवर है, पशु पक्षी है या जो भी रेप्टाइल्स है, वो कहाँ जाएंगे? ये तो समस्या सारे हो रही है। जैसे अब नए नए सेक्टर बन गए, उन गाँवों में जो जमीनें एक बार हुई हैं वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं। पहले वहाँ जंगली जानवर खूब रहते थे, हम भी देखा करते थे, गीदड़ वीदड़ सारे। अब क्या इतने छोटे छोटे रोड हो गए हैं
ना तो रोड क्रॉसिंग कर पाते हैं, रोड पे ही मर जाते हैं। नीलगाय अक्सर हम घायलों को उठाकर जी, हॉस्पिटल वो भी आपने 300 हाँ के करीब बताया। हाँ, तो आज दिन का काम है। तो और अरावली में क्या है कि अरावली के आसपास जो क्षेत्र है उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। कोई बकरियां चराने वाले, गाय चराने वाले, सब मैंने ये यहाँ तक भी देखा अरावली में जो बकरियां चराने वाले होते हैं और किसी कारणवश उनको ये पता लग गया कि ये तेंदुए की मांग है, तो वहाँ तेल छिड़क कर और मतलब ईंधन लगा आग लगा देते हैं। अब अच्छा। तेंदुआ कहाँ जाएगा, वो तो नीचे उतरेगा, गाँव में बढ़ेगा, गाँव में जाएगा, गाँव में बढ़ेगा तो नुकसान तो होगा ही। नुकसान हो गई। तो लोगों में इतनी समझ नहीं है कि भाई आप चलो आप उसका दोहन कर रहे हो अरावली का, अपने पशुओं को चरा रहे हो, तो शांति से कम उन जीवों को तो परेशान ना करें। तो लोगों को हम बीच बीच में कैंप लगते हैं, फॉरेस्ट वाले भी बात करते हैं, हम भी जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। ये चरवाहे होते हैं उनसे भी बात करते हैं कि भाई आपने कहाँ क्या देखा किधर, तो निगरानी रखने का प्रयास तो काफी करते हैं। ऊपर पानी के लिए भी पौंड बनाए हैं सरकार ने भी पीछे, ताकि पानी के चक्कर में गाँव में ना आए। तो प्रयास सरकार भी अपने स्तर पर कर रही है, हम भी लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा हो ही रहा है। अरावली में डिस्टर्ब तो हो ही रही है सारी। अनिल गंडास ने आज तक सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा पकड़ा है, और जिसने अनिल गंडास के भी हम कहे कि पसीने दिला दिए हो, आज तक याद होगा? मैं तो सबसे खतरनाक बाघ को ही मानता हूँ जी, मेरे ख्याल से। और बाघ तो सबसे बड़ी मशीन है, किलिंग मशीन। हमारे यहाँ झाबुआ है, ये रेवाड़ी के पास में जी, सरिस्का से एक 3 साल का मेल टाइगर धारूहेड़ा तक आ गया था। अच्छा। वो क्या होता है कि मेल टाइगर को अपना टेरिटरी बनानी होती है जब जवान होता है। जी। तो माँ जो उसे पालती है वो उसको खदेड़ देती है, वो अपना इलाका बना ले। उनके पिता और माँ जो पेरेंट होते हैं उसको बाहर भगा देंगे, फीमेल तो वहीं रह जाएगी। जी। मेल को भगा देता है, वो उसको अपना इलाका बनाना होता है। इलाका बनाएगा तो दूसरे की टेरिटरी में बढ़ेगा, या पिताजी की टेरिटरी में तो उसको रहने नहीं देगा। जी। अगली टेरिटरी भी किसी न किसी मेल की पाएगी, तो उससे टकराव होता है। फिर तो उसने खदेड़ दिया उसको। वो सरसों का टाइम था, वो यहाँ हमारे धारूहेड़ा तक आ गया। अच्छा। मसानी बैराज है वहां तक। और उसके बाद वहां से लोगों को पता लगा, हम भी पहुंचे, देखना शुरू किया, पगमार्क से तलाश किया, तो इतने जोड़े जोड़े पगमार्क थे उसके, मेल था जवान। मतलब आप पगमार्क भी देख लोगे तो आप सोचोगे यार इसके आमने सामने हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो फिर झाबुआ की बनी है, 500 एकड़ में है, आरक्षित चिंकारा प्रजनन केंद्र बनाया हुआ है हरियाणा सरकार। वो वहां अंदर घुस गया, उसमें काफी सारा प्रे थे, उसमें सुअर थे, नीलगाय वगैरह थे। तो उसको अच्छा लगा, छुपने की अच्छी जगह थी, वहीं रुक गया। तो 9 महीने वहां रहा है वो। 9 महीने रहा है। तो हरियाणा भी टाइगर स्टेट बन गया था एक बार तक, वही टाइगर हमारे हरियाणा में है। तो उसको रेस्क्यू किया था। तो जब हमने उसको रात को रेस्क्यू में देखा, जब उसके हाथ मैंने अपने उसमें उसका हाथ फेरा, तो मैं तो देख रहा है ये इस जीव का इंसानों से मुकाबला क्या है, कुछ भी नहीं है जी। इतना है कि वो आप बहुत बड़ी छुरी ले रहे हो और इंसान एक मक्खन की टिक्की है, वो ऐसे काटना मतलब ये है, मतलब सोचने से ही शीरन पैदा हो जाती है कि आमी शामी आ जाएगा तो क्या हाल करता होगा। तो मैं तो उसको ही मानता हूँ जी, बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा जो हरियाणा में टाइगर स्टेट नहीं, टाइगर होते नहीं है, फिर भी टाइगर अगर हम उस ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, तो मैं उसको अपने लिए बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आज का दौर जो है, हम प्रकृति को लेकर बात करें, अरावली को लेकर बात करें, हरियाणा के पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर बात करें, क्या लगता है कि जानवर ज्यादा खतरनाक हो गया है या फिर इंसान? देखिए, जानवर भी तनाव में है क्योंकि इंसानों का दखल इतना बढ़ रहा है, भाई डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो भी अपने तरीके ढूंढ रहा है कैसे जान बचानी है। सबने जो भी जीव है वो ये प्राथमिकता तो यही है कि मैं कैसे जिंदा रहूं, कहाँ खाना खाऊं। तो मुझे लगता है कि जानवर तो बगैर किसी कारण के इंसानों पर हमला करते नहीं है। जी। एक जीव जंतु विशेषज्ञ होने के नाते मैं चाहता हूँ कि भाई उनको सताया भी नहीं जाना चाहिए। तो इंसान तो खतरनाक है, कोई इंसान तो भोजन श्रृंखला में सबसे टॉप पर है। जी। और वो जीव सारे जो भोजन श्रृंखला के अंदर है। तो आज हमारे हाथ में है कि हम उनको जिंदा रहने देंगे नहीं रहने देंगे। तो मैं तो जानवरों से ज्यादा इंसान को खतरनाक मानता हूँ। उनके रहमो करम पे ही सारी प्रकृति आज आ गई है। अगर ये जीव हम खुश रहेंगे तो ये बचेंगे। जी। हम अगर उनसे नाराज हैं तो उनको मारेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ इनके हाथ में आ गया है। प्रयास ये करना चाहिए कि उनको भी मान सम्मान मिले, और हम तो जैसे तैसे रह रहे हैं, लेकिन अगर जीव और पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा तो नंबर तो इंसानों का भी आएगा एक दिन।
सब कुछ जो है प्रकृति ने अपने हिसाब से बनाया है। कोई ना कोई चीज, जैसे आपने बताया कि मॉनिटर लिजर्ड है, वो चूहे खाएगी तो ही जो है बहुत सारी चीजें जो है वो बचेंगी। बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्ट है, हम कहें। हर जीव कीड़ी से लेकर हाथी तक एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे की जरूरत सबको। इंसान आज हम और आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो हमारे स्वस्थ रहने में भी इन जीवों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे हमें पता नहीं हो इस बारे में, लेकिन उनका ही रोल है। अगर सीढ़ी है आपने मकान पे लगा रखी है और उसकी 2 स्टेप निकाल के आप फेंक दोगे तो उतरते चढ़ते वक्त आपको समस्या है। जी। वही भोजन श्रृंखला है, हम सबसे ऊपर बैठे हैं और ये सबसे नीचे है। तो अगर सीढ़ियां टनाटन रहेंगी तो भाज के चढ़ जाएंगे, भाज के उतर जाएंगे हम। जी। और सीढ़ियां डिस्टर्ब होगी बीच में तो हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमें ठोकर लगेगी। तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई इनका सम्मान करो, इनको बचाओ। पेड़ों को लोग काट देते हैं, लगाएंगे करेंगे वो करेंगे, लगाओ मत ना, आप काटो मत, वैसे लगाना छोड़ दो, आप काटना बंद कर दो, पेड़ अपने आप हो जाएंगे। प्रकृति, आज तक आपने कोई ऐसा जंगल देखा है कि भाई कहीं पे इंसानों ने जंगल तैयार कराया और बड़ा हो गया? नहीं, और प्रकृति अपने आप बना लेगी। आप सिर्फ रखवाली कर लो उसकी बस। 1 मिनट मैंने देखा हमारे गांव में 1700 एकड़ जमीन एक्वायरमेंट हुई थी, रिलायंस ने ले ली, रिलायंस ने चारों तरफ 4 दीवारी कर दी, उसमें एक पेड़ नहीं लगाया। उसके अंदर 1 लाख पेड़ हो गए शीशम के, कीकर के, मतलब विशाल पेड़ जिनको कहती इमारती लकड़ी तैयार हो गई। कुछ भी नहीं डाला गया, कुछ भी नहीं डाला गया, सिर्फ रखवाली होगी, 4 दीवारी होगी उसकी। लोगों ने प्रकृति ने अपना आप बना लिया। वही बीज प्रकृति को पता है कि यहाँ इस जगह ये पेड़ अच्छा हुआ, अपने आप बीज आ जाए, कहाँ से आ जाएगा। और इंसान आम के लगा होगा, जामुन के लगा होगा, वे हुए हैं आज तक, किसी ने खाई जामुन आज तक? हमने तो कोई मिला नहीं है, हम भी लगाते हैं, हम भी करते हैं। तो पेड़ उगाना हमारे बस का नहीं, हम उसको बचाने का प्रयास कर लें बस। हमने जो कुदरत ने एक पेड़ बड़ा कर दिया है तो उसको काटो मत, बस उसकी रखवाली करो, अपने आप। आपकी जो सोसाइटी है एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी जी, तो ये रजिस्टर कराई गई आपके द्वारा? हाँ, 2008 में मैंने 2006 में इसको रजिस्टर कराया था जी। जब ही शौक था मेरे को बचपन से ही, अब भाई एक अच्छे तरीके से काम करूं, मतलब हम कहेंगे लॉफुली काम करो। हाँ, मैंने उंगली ना उठाए। हाँ, ATG का रजिस्टर्ड करा, 12 रजिस्टर, सारे इसको जो भी अधिकार है इस NGO को, अपने AWBI से रजिस्टर्ड है सारे। तो सारे काम हम तरीके से करते हैं, कोई यही प्रयास करें और लोगों को समझावें। तो एक आजकल YouTube पे वीडियो लगा देते हैं लोग, झूठ उल्ट सुल्ट बोलते रहते हैं यूट्यूबर भी अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए। जी। तो मैं कभी ऐसे प्रयास नहीं करता। मैं तो यही है, अच्छी जानकारी हो, एक विश्वास लोगों में बने, जो वीडियो को देखे दिए गए भाई उसने जो बताया वो सही है, लोगों की गलतफहमियां दूर हो। तो बाकी तो ये है कि भाई पैसा कमाना तो सारी जिंदगी है ही, बच्चे तो पालने ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इन चीजों के बारे में गलतफहमियां नहीं फैलानी चाहिए। जागरूकता के लिए क्या कभी कुछ मतलब सेमिनार्स वगैरह करते हैं या कुछ ऐसे रेस्क्यू के लिए कोई मीटिंग्स वगैरह कुछ शेड्यूल हम स्कूलों में बुलाते रहते हैं बच्चों को बताने के लिए, और वाइल्ड लाइफ महकमा भी जगह जगह सेमिनार लगाता है या तो उसमें बुला लेते हैं। एजुकेशन में आपको लगता है कि ये पार्ट होना चाहिए? बहुत जरूरी है, एजुकेशन से ही हम पर्यावरण को और वाइल्ड लाइफ को बचा पाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही क्लासों से ये समझाना शुरू करें, ये जानकारियां जो जितनी गलतफहमी आज इनके बारे में हो गई है ना, वो अगर बचपन से पढ़ेंगे तो आधी अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब हमारे बच्चों को ये पता है कि भाई इन जानवरों से हमें खतरा है, इन जानवरों से नहीं है, पहचान तो कम से कम होगी, और उनके बारे में बताया भी जाएगा ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट बनाने चाहिए अच्छे पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ पर, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। और आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या यही बनेगी, देख लेना आप, मुझे ऐसा लगता है। फोटोग्राफी का बहुत शौक है आपको, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का? जब वाइल्ड लाइफ का काम करते हैं तो जी फिर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक भी हो गया। उसमें कैमरे वैमरे ले लेते हैं, जब टाइम मिलता है जंगलों में चले जाए। पक्षियों के बारे में अब तक हरियाणा अपने टोटल मेरा नंबर है 11वां नंबर है हरियाणा फोटोग्राफी में। हरियाणा में तो और इंडिया में है 15,000वां नंबर मेरा। अच्छा, पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में। और वर्ल्ड में है मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी संख्या लाख लोग पे चली जाए, लेकिन गुड़गांव मेरा 7वां नंबर है। गुड़गांव। तो मैं टाइम मिलता है जब भी अपने यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं सर्दियों में, तो उनके लिए कुछ नए पक्षी, रेयर पक्षी आ जाते हैं,
तो अपनी टीम बनी उनके साथ फोटोग्राफी करते हैं। हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो आपका ये रेप्टाइल्स पकड़ने का सबसे बड़ी बात तो है, स्नेक्स पकड़ते हैं आप, हर तरीके के नॉलेज बहुत है, तो वायरल सर्च और इस पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक जो लोग देख रहे होंगे वो भी आपको शुभकामनाएं देंगे कि हमारा हरियाणा भी नंबर 1 पे आए, कि अनिल गंडास जी का नाम सबसे आगे आए, रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे नाम पर भी हो। कई बार मेरे मन में आया करता है कि वायरल वाले मेरे को नहीं बुलाते, काफी बार औरों को मैं वो देखता था ना, आज मेरा भी नंबर आया, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, आपने मेरे को बुलाया। इससे क्या हो गया, आप अच्छा काम कर रहे हो भाई, जानकारियां लोगों तक जाएंगी, कुछ तो लोग देखेंगे, 2-4 आदमी समझेंगे। तो आपने मेरे को बुलाया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी है, लोगों में विषय में टच किया है, तो अच्छा ही रहेगा, ये संदेश अच्छा ही जाएगा। आपको मेरी शुभकामनाएं, आपका चैनल दिन रात अच्छी तरक्की करे, और जब भी आप मेरे को बुलाओगे मैं तो हमेशा आपके साथ। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो एनवायरनमेंट को और स्पेशल करके जो स्नेक्स को लेकर ये आपका अभियान भी चल रहा है, कि लोगों को इसकी जागरूकता हो कि जो चीज आप खुद पे टेस्ट करते हैं, कि खुद से आप कटवा रहे हैं किसी को, जानवर को, बिना डरे कि इसलिए कि वो बच जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि मानवता शायद यही है कि हम तो खुद को पाल सकते हैं, बट जो प्रकृति है वो इन्हीं जानवरों से ही बनती है, सब कुछ चीजों से। हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए कि हमने जहाँ से हमें भोजन मिल रहा है, जहाँ हम रह रहे हैं, उस एरिया को बचाना उनको, तो ये अच्छा प्रयास है। हम लोगों को यही कहते हैं कि ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए सबको, मुझे लगता है तभी हम बचा पाएंगे। मैसेज क्या देंगे गंडास साहब आप? मैसेज ये है कि मैं तो वाइल्ड लाइफ प्रेमी हूँ, वाइल्ड लाइफ को मारे नहीं, बस वाइल्ड लाइफ का सम्मान करें, उनको भी जीने का अधिकार दें, क्योंकि कुदरत ने, भगवान ने जो भी जीव जंतु बनाया है धरती, वो कहीं ना कहीं उपयोगी है, तो हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए और उसको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, उसको अपने साथ सुरक्षित रखना पड़ेगा, जब हम बच पाएंगे ना, हमारा नंबर भी एक दिन आ जाएगा। ऐसे तो अभी भी दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट पॉडकास्ट जो है अभी हमें शायद इजाजत नहीं देता। बहुत जल्द जो है हम प्रयास करेंगे, आपसे दोबारा भी जुड़ेंगे, बट और लोग जो सेम इसी लाइन में आना चाहते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, या हम बात कहें कि इसी को अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, रेस्क्यू करना चाहते हैं जानवरों को, तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? मेरे नंबर है, मेरा YouTube चैनल है अनिल गंडास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के नाम से, उसमें भी मोबाइल नंबर है, फेसबुक आईडियां भी हैं, तो किसी न किसी माध्यम से उनसे नंबर ले सके। मेरा नंबर है 9999841782। तो आप जैसे वीडियो को चलाएंगे, उससे नंबर लेकर कोई भी किसी टाइम भी मेरे से जो मदद मांगेगा, जो भी मेरे पास आएगा, मैं कभी मना नहीं करता। और जैसे मैं उसके लिए, अगर उसको सीखना है, साथ काम करना है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सिखाएंगे। हम तो चाहते हैं कि ये संख्या बढ़े, लोग ज्यादा इस क्षेत्र में आए, ताकि जानवरों को ज्यादा ज्यादा बचाया जा सके। मैं अकेला कब तक कितनों को बचा पाऊंगा, बहुत से जानवर भी मर रहे होंगे, तो ये सेना और भी बढ़नी चाहिए। हाँ, ये बड़ी सेना होगी तो अच्छा रहेगा, और ज्यादा जानवरों को बचा पाएंगे, और इसमें आपकी मदद रहेगी, आप भी जरूर लाओगे, आप भी नंबर दोगे, तो ऐसे फैलता चले जाएगा जी। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। थैंक यू सो मच अनिल जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ अनिल गंडास जी, अभी तक जो लास्ट में जिन्होंने पॉडकास्ट देखा है और अभी भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच उन सभी को। और साथ ही साथ मैं कहूँ कि आज के इस पॉडकास्ट से क्या सीखा आपने, मुझे नीचे कमेंट में बताएं, अच्छा बुरा दोनों लिखे। साथ ही साथ और क्या जानकारी है जो अनिल गंडास जी हमें दे सकते हैं और आप जानना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम रेप्टाइल्स के बारे में बात करें, स्नेक्स के बारे में, मॉनिटर लिजर्ड के बारे में, तेंदुए के बारे में, हाइना के बारे में, और तो बहुत सारे जानवर हैं जिसको शायद हम अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है टच भी नहीं कर पाए। बहुत सारे जानवर हैं जिनको रेस्क्यू कर रहे हैं अनिल गंडास जी। तो इसके साथ ही और किनको आप पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, जिनसे हम रूबरू हों, जिनसे हम बात करें, तो लगातार हमारे साथ बने रहे।